प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिसकी कोड संख्या EL 301 और इसका चैप्टर है फोर्थ फीडबैक एम्पलीफायर, जिसमें आज हम टॉपिक 4.3 का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन gain stability, distortion, frequency response, noise reduction, input and output impedances। ये जो पैरामीटर है gain stability, distortion, frequency response, noise, input output impedance, इनका नेगेटिव फीडबैक द्वारा कैसे प्रभाव पड़ता है, इन सभी पैरामीटर्स पर उसका अध्ययन करेंगे और उसके क्या फ़ायदे हमें दिखाई देते हैं, प्राप्त होते हैं नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में। चलिए पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। सर्वप्रथम है गेन स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, यानी नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करने से गेन स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की गेन स्टेबिलिटी को ज्ञात करने के लिए हम सूत्र ये AF बराबर A/1 प्लस A बीटा का यूज करते हैं, जिसमें AF है क्लोज लूप वोल्टेज गेन फॉर फीडबैक एम्पलीफायर और A है ओपन लूप वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक एम्पलीफायर। बीटा है फीडबैक फ्रैक्शन, जिसमें A प्लस बीटा डी सेंसिटिविटी है, जिसको D से बताते हैं, तथा 1/1 प्लस A बीटा S को सेंसिटिविटी कहते हैं। यहां पर फीडबैक फैक्टर A बीटा वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, यानी A बीटा का जो मान है वो 1 से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए AF का मान जो निकालने के लिए इसमें A जो दे रखा है संख्या सूत्र में 1 को निगलेक्ट कर देते हैं, यानी इसको नगण्य मान लेते हैं और नजरअंदाज करके इसको एक्चुअल में किसके बराबर मानते हैं, A बीटा के बराबर मान लेते हैं इस पैरामीटर को। इसलिए ये पैरामीटर बन गया इस तरह, AF बराबर A/A बीटा हो गया, यानी यहाँ पर A आपस में कट जाते हैं और 1/बीटा के रूप में हमें AF का मान प्राप्त होता है, यानी फीडबैक गेन का मान प्राप्त होता है। तो क्लोज लूप गेन EF का मान बीटा पर निर्भर करता है, न कि ओपन लूप गेन A पर। इसलिए नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में ओवरऑल गेन यानी AF का मान अधिक स्टेबल प्राप्त हमें होता है। इसलिए बेनिफिट है नेगेटिव फीडबैक का। तो आपने जाना गेन स्टेबिलिटी इसमें इंक्रीज होती है, स्टेबल बनी होती है, यानी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है गेन की, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते गेन के अंदर और गेन एक स्थिर रूप में बनी रहती है मिड बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर। जब हम नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं किसी एम्पलीफायर में, तो ये एक बेनिफिट है इसका। ऐसे ही आगे चलते हैं, दूसरा पैरामीटर डिस्टॉर्शन, जो कि डिक्रीज होता है, घटता है नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करने पर एम्पलीफायर में। यदि इनपुट सिग्नल का मान लार्ज हो या बड़ा हो तो आउटपुट सिग्नल पर डिस्टॉर्शन दिखाई देता है। जो डिस्टॉर्शन आता है वो माना कि D बराबर डिस्टॉर्शन विदाउट फीडबैक और DF है डिस्टॉर्शन इन नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। इसलिए आउटपुट वोल्ट V0 बराबर है AVI प्लस D। यहां VI क्या है, इनपुट वोल्टेज है, और V0 है आउटपुट वोल्टेज, और ये A है ओपन लूप गेन, D यहां पर है डिस्टॉर्शन विदाउट फीडबैक। इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ नीचे की तरफ इसको भाग देते हैं A प्लस बीटा से इस समीकरण में। तो आपका जो समीकरण होगा वो इस तरह हो जाएगा, आपका जो समीकरण है वो इस तरह हो जाएगा V0/1 प्लस A बीटा, किसका हमने भाग दिया इसमें, तो ये हो जाएगा AVI/1 प्लस A बीटा और D/1 प्लस A बीटा, और V0F
के रूप में इसको दिखाते हैं और आगे AVIF के रूप में इसे दिखाते हैं और प्लस DF के रूप में इसको दिखाते हैं। इस पैरामीटर D/1 + A बीटा को DF के रूप में दिखाते हैं और DF यहाँ D/1 + A बीटा के बराबर है। इस समीकरण 1 से स्पष्ट है कि डिस्टोर्शन विथ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, यानी नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का जो डिस्टोर्शन है वो 1 + A बीटा के फैक्टर से घट जाता है इस सूत्र के अनुसार। यानी इतना गुणा D का जो मान है, डिस्टोर्शन का मान है, वो 1 + A बीटा के से घट जाता है, यानी डिस्टोर्शन इसमें कम होता है। और डिस्टोर्शन कम होता है तो ये एक अच्छी बात है। ये सब घटित किसकी वजह से होता है? नेगेटिव फीडबैक की वजह से। जो एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक अप्लाई किया जाता है उसके कारण एम्पलीफायर में डिस्टोर्शन घटता है। डिस्टोर्शन का मायने है कि जो आउटपुट सिग्नल पहुंचता है एम्पलीफायर के आउटपुट पे वो कटा छटा आता है, डिस्टोर्टेड आता है। उस डिस्टोर्शन को ये कम कर देता है नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करने से। आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, जो कि फ्रीक्वेंसी से जुड़ा होता है और इसमें है बैंडविड्थ। जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का जो कर्व होता है उसमें स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है और हायर साइड में हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। उन दोनों के बीच का जो फ्रीक्वेंसी होती है, डिफरेंस होता है, वो बैंडविड्थ कहलाती है। इसमें यह देखा गया है कि बिना फीडबैक और विथ फीडबैक जो गेन बैंडविड्थ का प्रोडक्ट है वो बराबर बना रहता है। यानी गेन विथ प्रोडक्ट बिना फीडबैक बराबर होगा किसके? गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट विथ फीडबैक के। तो हम इसको इस तरह बता सकते हैं, ये बिना फीडबैक के है, ये फीडबैक के साथ प्रोडक्ट। G गेन है, B बैंडविड्थ है, P ये प्रोडक्ट। यानी गुणनफल, गेन और बैंडविड्थ का गुणनफल बिना फीडबैक के और फीडबैक के साथ। फीडबैक के साथ F से दर्शाया है। इसी को आगे ये लिखा गया है, A गेन B बैंडविड्थ बराबर AF BF। यहाँ F है फीडबैक के साथ और जहां पर F नहीं दर्शा रखा वो बिना फीडबैक के है। यहाँ पर A बेसिक एम्पलीफायर की गेन है और AF है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की गेन। बीटा है बेसिक एम्पलीफायर की बैंडविड्थ और BF है, जो B है उसको बीटा बोला मैंने, वो B है, ये असल में बीटा नहीं है। BF है यानी B और F वो है बैंडविड्थ ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो ये टर्म्स हैं जो ऊपर दे रखी हैं, ये बराबर बनी रहती है। यानी बैंडविड्थ में चेंजेस हो जाए तो भी ये मान सूत्र ये लागू होता है। यहां पर AF और BF बराबर है AB के, तो BF का मान हो जाता है AB/AF और AF का मान हमने ये रख दिया यहां नीचे, तो ये हो गया AB/A/1 + A बीटा। यहां पर ये बीटा है, B नहीं है, ये B है, ये नीचे वाला बीटा है। और ये अगर इसको सोल्व करें तो A से A कट गया तो बचा B, यहां पर ये B और आगे ये टर्म्स ऊपर आ गई 1 + A बीटा। और इसको हम इस तरह यहां लिख दिया, असल में इसी को सिंप्लीफाई करके BF बराबर है B ब्रैकेट में बंद है 1 + A बीटा। ठीक है, तो ये BF बराबर B ब्रैकेट में 1 + A बीटा से गुणनफल के रूप में यह है। इसलिए नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की जो बैंडविड्थ है वो एक फैक्टर 1 + A बीटा द्वारा बढ़ जाती है। इसलिए यह मान के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बेहतर होता है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में। यानी नेगेटिव फीडबैक के कारण
फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में सुधार होता है, क्योंकि फीडबैक के साथ 1+a बीटा से गुणा, मान लीजिए इससे इतना गुणा बढ़ जाता है बैंडविड्थ, इसलिए ये बेहतर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बनाता है नेगेटिव फीडबैक किसी एम्पलीफायर में। नॉइज रिडक्शन यानी नॉइज का घटाव भी करता है नेगेटिव फीडबैक। एम्पलीफायर सर्किट में नॉइज किसके कारण होती है? सर्किट की विभिन्न युक्तियों द्वारा उत्पन्न अनवांटेड सिग्नल्स का प्रभाव से के रूप में ये नॉइज आती है। जो अनवांटेड जो अनिश्चित सिग्नल्स जो सर्किट्स के अंदर उत्पन्न होते हैं, उन्हीं सभी का मिला जुला प्रभाव क्या होता है? नॉइज के रूप में आता है एम्पलीफायर के आउटपुट पे। एम्पलीफायर के आउटपुट में आउटपुट सिग्नल तथा नॉइज एन सम्मिलित होती है। दोनों आउटपुट सिग्नल में क्या क्या सम्मिलित है? तो सिग्नल होगा और नॉइज होगी एन के रूप में। जब एम्पलीफाइड हो जाएगी ये, एम्पलीफिकेशन के बाद नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में नॉइज वोल्टेज जो प्राप्त होगी वो इस सूत्र से निकाल सकते हैं। यानी एन एफ, एन क्या है? नॉइज वोल्टेज, एन एफ नॉइज वोल्टेज है, और एन है बिना फीडबैक के नॉइज। तो एन एफ बराबर एन बटा 1+a बीटा के रूप में ये प्राप्त होता है। तो फैक्टर जो a प्लस बीटा बी है, इसके द्वारा नेगेटिव फीडबैक में नॉइज वोल्टेज आउटपुट पे घट जाती है। तो ये नेगेटिव फीडबैक का बेनिफिट है। जो इनपुट इंपेडेंस है जेड इन, वो इंक्रीज होती है और नेगेटिव फीडबैक द्वारा, और आउटपुट वोल्टेज Z0 होती है वो नेगेटिव फीडबैक द्वारा घटती है। इन्हीं को इन चित्रों में दर्शाया गया है। यहां पर इनपुट इंपेडेंस का जो मान है वो V इन बटा IN बराबर Z इन 0 बिना फीडबैक के, और नेगेटिव फीडबैक करंट जो भी इसमें घटता है और उसका मान आएगा Y IN बराबर V डैश बटे Z इन 0 बराबर V इन माइनस V आउट बटे Z इन 0, क्योंकि ये V डैश जो है वो हमने कैलकुलेट किया है यहां से, इस सूत्र से। यानी V इन टोटल जो वोल्टेज है वो V इन है, उसमें से घटा दिया आपने ये वोल्टेज, तो ये वोल्टेज आपका V डैश प्राप्त होता है। तो V डैश का मान कितना होगा? V इन माइनस V आउट के रूप में प्राप्त होता है। गेन के रूप में इसे व्यक्त करने के लिए V आउट को लिखते हैं बराबर V इन A0 बटा 1+A0B। यहां पर ये 1+A0B है, और इससे हम इनपुट करंट जो निकालते हैं वो I0 बराबर V इन बटा ZIN0 और इन ब्रैकेट में 1-BA0 बटा 1+ बीटा नहीं बीटा A0। यहां पर है ये जो इसमें सूत्र में दे रखा है ये है B नहीं है, ये बीटा है, और यहां भी ये नीचे बीटा है। 1-BA0 बटे 1+ A0। इसलिए इफेक्टिव इंपेडेंस निकालने के लिए इस सूत्र को हम इस तरह सोल्व कर लेते हैं। V इनपुट के नीचे ले जाते हैं V IN को, ये जैसे ये सूत्र में दे रखा है यहाँ पर, तो ये Z इनपुट विथ फीडबैक का मान आता है, और ये दोनों ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स और ये जो नीचे वाले टर्म्स है, ये यहाँ दूसरी तरफ चली जाती है, तो इस तरह का समीकरण हमें प्राप्त होता है। तो Z इन विथ फीडबैक बराबर V इन बटा IN बराबर 1+BA0 Z इन 0, यानी विदाउट फीडबैक का जो इम्पिडेंस है, इनपुट इम्पिडेंस, वो डिसेंसिटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और हमें Z इनपुट यानी इनपुट इम्पिडेंस विथ फीडबैक नेगेटिव फीडबैक के हमें प्राप्त होती है। तो यह कह सकते हैं कि जो नेगेटिव फीडबैक में इनपुट इम्पिडेंस का मान 1+BA0 फैक्टर द्वारा इतने गुणनफल के रूप में बढ़ जाता है। तो ये इनपुट इम्पिडेंस का मान
नेगेटिव फीडबैक के कारण डिसेंसिटिव फैक्टर के गुणनफल के रूप में बढ़ता है। और इसका आउटपुट इंपीडेंस की बात करते हैं तो उसमें उल्टा होता है, वहां इतने गुणे में घटता है। अब बात कर रहे हैं उसी की, डिक्रीजिंग आउटपुट इंपीडेंस, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन Z0 कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट करेंगे, Z आउट F, यानी आउटपुट जो इंपीडेंस है फीडबैक के साथ वो होगी V आउट बटे I आउट बराबर, यहां जो V आउट है ये यहां से कैलकुलेट करेंगे हम, ये जो V आउट है ये हम यहां कैलकुलेट करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। कैसे, A0 V डैश कुल, फिर इसमें से ये घटा दिया, माइनस I आउट Z आउट बटे I आउट, यहां पर ये समीकरण आ गया। अब इसमें Z आउट I आउट, ये जो समीकरण है यहां इतना, इस समीकरण की हम बात कर रहे हैं, V आउट बटा I आउट बराबर, अब V डैश का मान रखा है, V डैश का मान यहां से फिर वापस निकाला है, इन दोनों से, इस टर्म से इस टोटल में से ये घटा दिया, यानी V इनपुट में से माइनस बीटा V आउट कर लिया, तो ये आ गया V डैश का मान, V डैश का मान ये यहां रख दिया है, तो ये A0 V इन माइनस B V आउट ये हो गया। फिर आगे माइनस I आउट Z आउट, एज इट इज आ गया, नीचे वाला जो फैक्टर है I आउट वो एज इट इज आ गया डिनोमिनेटर, तो ये आ गया। अब आगे V आउट का मान जो निकालेंगे हम, वो कब निकालेंगे, इस समीकरण को सोल्व करेंगे हम, ऊपर वाले समीकरण को, तो V आउट जो है वो एक तरफ ले लेंगे, तो V आउट ब्रैकेट में से गुणनफल होगा 1 प्लस A0 बीटा बराबर A0 V इन यहां से, और बाकी ये अगला फैक्टर ये माइनस I आउट Z आउट, इससे V आउट बराबर, ये इस फैक्टर को नीचे ले आएंगे इसके, तो ये आ गया V आउट बराबर A0 V इन माइनस I आउट Z आउट बटे 1 प्लस A0 बीटा। जब V इनपुट को कांस्टेंट रखते हैं, यानी इनपुट जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट कर देते, तो आउटपुट जो वोल्टेज है वो I आउट के साथ बदलाव करेगी, इसलिए हम इसको पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं इस समीकरण का, तो Z आउट F बराबर माइनस डेल V आउट बटे डेल I आउट बराबर, ये जब इसका I आउट के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं यानी अवकल कर रहे हैं इसका, तो ये फैक्टर हो जाएगा 0, और इसमें ये Z आउट एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि I आउट के साथ कट के एक बन जाएगा, तो माइनस, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह पहले ही इसमें, तो माइनस ये माइनस वाला आपस में प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और Z आउट बटा 1 प्लस A0 बीटा के रूप में ये प्राप्त होगा। तो ये हम देख रहे हैं जो नेगेटिव फीडबैक के साथ जो आउटपुट इंपीडेंस प्राप्त होती है, यानी Z आउट F, वो होती है Z आउट बटे 1 प्लस A0 बीटा। यहाँ Z आउट क्या है, बिना फीडबैक के आउटपुट है, आउटपुट इंपीडेंस है, और ये इसको भाग दे दिया 1 प्लस A0 बीटा से, तो ये हो गया फीडबैक के साथ आउटपुट इंपीडेंस। आउट इंपीडेंस का मान A प्लस A0 बीटा फैक्टर से घट जाता है, और यह ट्रांजिस्टर सर्किट में 10 से 100 गुना तक घटता है। एम्पलीफायर में इसका प्रभाव 0 रहता है, ओपेम एम्पलीफायर में इसका प्रभाव 0 रहता है, जबकि ट्रांजिस्टर जो सर्किट में जो एम्पलीफायर यूज होता है, नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं, तो 10 से 100 गुना तक आउटपुट इंपीडेंस का मान घट जाता है फीडबैक के केस में, और बिना फीडबैक देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा उस पर असर। तो ये हमने जाना कि नेगेटिव फीडबैक के कारण एम्पलीफायर का आउटपुट इंपीडेंस 1 प्लस A0 बीटा के फैक्टर से घट जाता है, इतना गुना घटोतरी होती है। तो ये हमने आज इन पैरामीटर्स के बारे में जाना, जो पैरामीटर्स नेगेटिव फीडबैक के कारण प्रभावित होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बढ़ता है, आउटपुट इंपीडेंस घटती है, इनपुट इंपीडेंस बढ़ती है, नॉइज घटती है,
और डिस्टोर्शन घटता है। ये इस तरह हमने सभी पैरामीटर्स की जानकारी प्राप्त की और इसके बारे में जाना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।